तबाही तबाही ही होगी अगर सही वक्त से पहले मेरा सच सबके सामने आ गया तो। मैं कैफे में बैठी सोच रही थी कैसे रोहित को मेरा सच जानने से रोकूं। समय हाथ से निकलता जा रहा था और मुझे जल्दी ही कोई डिसीजन लेना होगा। रोहित तक तो फिर भी ठीक है, मेरा सच अगर मेरे परिवार वालों को पता चल गया तो रिया की जान खतरे में आ सकती। मैं भूली नहीं हूँ पापा ने किस बेदर्दी से मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। और तभी रोहित मेरे पास वाली कुर्सी पर आकर बैठा और बोला, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा भी क्या अर्जेंट काम था कि मुझे इस तरह बुलाया आने का? मुझे और भी काम सिवाय तुम्हारे बेमतलब की बातों की। रोहित की ये बेरुखी अब मुझे गुस्सा दिलाने लगी थी। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने आखिर बिगाड़ा क्या तुम्हारा जो तुम इस तरह से मेरे साथ रूड बिहेव करते हो? मेरे सब्र के बांध मतलब आखिर टूट ही गया। जल्दी बोलो क्या बोलना है, मेरे पास टाइम नहीं है अजनबियों के लिए। ये कहते हुए रोहित खड़ा हो गया। अजनबी? मैं अजनबी हूँ रोहित? मैंने रोहित का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। शायद मेरा इस तरह हाथ पकड़कर हक जताना रोहित को बुरा नहीं लगा। वो थोड़ा सा नरम होते हुए बोला, अजनबी नहीं होती तो तुम 8 साल पहले सबके नजरों से गायब होने से पहले मुझसे मिलती, अपना मानती तो मुझे बताती कि कैसे मुसीबत में फंसी हो। अजनबी नहीं होती तो तुम जानती कि मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारे हर मुसीबत में साथ देता। रोहित के आंखों में झलका दर्द देखकर मैं बेचैन हो उठी थी। सच में मैंने रोहित को पहचानने में गलती कर दी। मुझे लगा था कि मेरी प्रेगनेंसी को सुनकर रोहित मुझसे नफरत करेगा, पर रोहित को तो शायद सच में मेरी परवाह थी और है भी। रोहित मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। तुम जानते नहीं हो मुझ पर क्या क्या बीती है। मैं आंसू पोंछते हुए मैंने ये कहा, मुझे जानना भी नहीं है, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा और तुम अपनी मर्जी से छुपी रही। कि तुम मेरा वो टाइम, मेरी वो एनर्जी, मेरे वो इमोशंस लौटा सकती हो जो मैंने तुम पर वेस्ट किए हैं। रोहित की आवाज भली तेज थी पर उसमें दर्द ज्यादा था। मैं सर झुकाए चुपचाप सुनती रही। रोहित का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज भी तो था, पर ये क्या मेरी सफाई में कुछ कह पाऊं इससे पहले ही रोहित वहां से उठकर चला गया। जाने से पहले उसने सिर्फ एक बात बोली, अब और नहीं अनिका। इधर रोहित गुस्से में चला गया और उधर उसके होटल के रूम में सनी के होश उड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सनी अपना मानसिक संतुलन ही खो देगा। आर्यन ने बिना परमिशन के अपने फ्रेंड रिया को रूम में आने दिया था, कुछ मिनटों के लिए नहीं। ये दोनों तो घंटों साथ खेल रहे थे और रोहित ने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे, आर्यन को छुपा कर रखना है। आर्यन, सनी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? रोहित भैया को अगर पता भी चल गया कि तुमने रिया को बिना परमिशन के अंदर आने दिया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आर्यन के चेहरे पर गिल्ट साफ दिख भी रहा था। सॉरी चाचू, वो उसकी बात खत्म होने से पहले ही सनी फिर से बोल पड़ा, और तुम्हें तो भैया फिर भी एक बार को माफ कर देंगे, पर मुझे उन्होंने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था। मुझे तो वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चाचू, आर्यन धीरे से बोला, वो कोई अनजान थोड़ी है, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सनी कैसे समझाए आर्यन को कि रोहित इस समय किसी पर भी
यकीन करने को राजी नहीं है। बात अनजान होने की नहीं है। तुम्हारे पापा ने किसी को भी अंदर आने देने से मना किया था, किसी को भी। रिया तभी टपाक से बीच में बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरे आने से इतनी प्रॉब्लम होगी। मैं तो पास के ही रूम में रुकी हुई हूँ अपने मम्मा के साथ। वो तो ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते खेलते हम दोनों को सरप्राइज मिला। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अब क्या मुझे हार्ट अटैक ही दिलवा कर मानोगे तुम लोग? सनी के दिल की धड़कनें सच में काफी तेज हो गई थी। उसे रोहित के गुस्से से बहुत ज्यादा डर लगता था। रिया सनी को इग्नोर करते हुए बोली, रिलैक्स, हम इसकी बात कर रहे हैं। रिया ने अपने राइट हैंड के स्लीव्स ऊपर करी और अपने बर्थ मार्क दिखा के बोला, ये देखो, एकदम आर्यन वाले जैसा है। कहते हुए उसने आर्यन की भी राइट स्लीव्स ऊपर कर दी। सच में दोनों के हाथों में एक ही जगह एकदम एक जैसा बर्थ मार्क था, जैसे कॉपी पेस्ट हो। हम दोनों ट्विंस हैं। ये कहते हुए रिया ने आर्यन को गले लगा लिया। सनी कभी आर्यन को देखता, कभी रिया को। उसे याद आया, सालों पहले कुछ हुआ तो था। अनिका गुलेरिया यानी कि मैं, जो गौतम गुलेरिया की बेटी थी, मैंने जुड़वा बच्चों को ही जन्म दिया। खबर फैलाई गई थी कि कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं और मेरे बच्चे डिलीवरी के दौरान ही, और सब हैरान थे जब 8 साल बाद मैं वापस लौट आई। चाचू, आप हमारी हेल्प करेंगे ना मम्मी पापा को दोबारा मिलवाने में? आर्यन ने सनी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। उसकी मासूमियत से सनी का दिल पिघल गया। उधर गुलेरिया हाउस में कामिनी और उसकी माँ मनीषा गप्पे लड़ा रहे थे और गुपचुप बातें कर रहे थे। टॉपिक था मुझसे कैसे दोबारा पीछा छुड़ाए। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, कुणाल रातों रात बदल गया है। उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कामिनी अपनी मम्मी से अपनी परेशानी शेयर कर रही थी। बेटा, तुम फालतू घबरा रही हो, कुणाल सिर्फ तुम्हारा ही है। उसकी मम्मी ने उसे समझाने की कोशिश की। फालतू घबरा रही हो? कुणाल ने मेरे मुंह पर कहा कि उसे लंबी लड़कियां पसंद है। आपको मालूम है ना, अनिका की हाइट मुझसे ज्यादा है। कामिनी एक सांस में बोले जा रही थी, हमें कैसे भी अनिका को उसकी माँ की फार्मा कंपनी से दूर रखना है। कामिनी की माँ अपनी धुन में बोली, जाने क्यों ये सब लोग मेरी माँ की कंपनी के ही पीछे पड़े। आपको अभी भी कंपनी की पड़ी है? कामिनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ को उसकी शादी की कोई परवाह नहीं थी। कामिनी की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम हमेशा से डफर हो कामिनी। तुम्हें लगता है कुणाल के पापा तुमसे उसकी शादी तुम्हारी खूबसूरती देखकर करवा रहे हैं? हाँ, वो फार्मा कंपनी जब तक हमारे कंट्रोल में है तब तक कुणाल तुम्हारा है। मेरी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, पर ये समझाना कम डराना ज्यादा लग रहा था। और अगर अनिका ने अपनी कंपनी हमसे छीन ली तो कामिनी को अनहोनी का डर तो था, वो नहीं छीन पाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और ये कहते हुए कामिनी की मम्मी किसी को कॉल लगाने लगी। इधर मैं थक हार कर हॉस्पिटल से वापस होटल लौटी तो देखा लॉबी में भीड़ जमा थी। एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर लेटे हुए थे या शायद गिर गए थे। उसकी छाती में तेज